हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले काफ़ी सारे पार्ट आ चुके हैं पीवाईक्यू सीरीज का, जो बिहार से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में जितने भी एग्जाम्स हैं उन्हीं एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं और उनसे जुड़ा हुआ तथ्य जो भी हम लोग जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं वो आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना बात के देखिए पीवाईक्यू इस चीज़ का आज का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है जनसांख्यिकी लाभांश। जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है? तो जनसांख्यिकी लाभांश होता है क्या? 15 से 59 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, 15 to 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को क्या बोलते हैं? जनसांख्यिकी लाभ, जिनसे कोई ना कोई काम लिया जा सकता है। ठीक है, तो कितना? 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या क्या बोलते हैं? जनसांख्यिकी लाभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डाक संशोधन विधेयक। याद रखिएगा, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो कौन सा है? पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था कौन? ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किसने? ज्ञानी जैल सिंह। अब ये बात तो आ गई, तो अब दूसरी बात इसमें जानने के वाले, डाक संशोधन विधेयक आया कब था? तो डाक संशोधन विधेयक आया था 1986 में। कब आया था? 1986 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। तो याद रखिएगा, महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और याद रखिए यही चंद्रगुप्त प्रथम है जिसको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, यदि आपको पूछे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक था कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, जैसे नॉर्मली आपको पूछता गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। नॉर्मली हम लोग श्रीगुप्त बोलते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक के तौर पे किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। भारतीय संविधान के अनुसूची 6 क्या है? अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया? तो अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को? तो 4 राज्यों को शामिल किया गया। किसको? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये सभी के सब क्या? 7 सिस्टर्स का पार्ट है। 7 सिस्टर्स है, उसमें से 4 राज्य हैं। कौन? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये भारतीय अनुसूची के 6 में है। ठीक है, सूचीबद्ध है। तो याद रखिए टोटल अनुसूची है कितने भारत में? मूल थे पहले, शुरुआत में थे कितने? 8। अभी वर्तमान में कितने हो गए? अब वर्तमान में है 12 अनुसूची। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकोलो कांटी नामक इतालवी यात्री, निकोलो कांटी कहाँ का था? इतालवी यात्री था। किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कांटी भारत आया था। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे यात्री हैं जो भारत में आए थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछे भी गए हैं। जैसे इब्न बतूता का नाम सुने होंगे, इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये आया था मोरक्को से। कहाँ से? मोरक्को से आया था। क्वेश्चन पूछता है तो ये चीज आपको याद रखना। आप एक क्वेश्चन पूछता है बार बार, मेगास्थनीज कौन? मेगास्थनीज, ये मेगास्थनीज आया था। ठीक है, यूनानी राजदूत था। ये कौन था? यूनानी राजदूत था, यूनान से आया था। और ये सेल्यूकस निकेटर के साथ आया था। किसके साथ? सेल्यूकस निकेटर के साथ भारत आया था। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, जैसे आपको पूछ लेगा बार बार वैनसांग के बारे में। वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इसी तरह फाहियान को लेकर पूछ लेता आपसे, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान आया था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो ये सब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, ये आपको यहाँ पे पॉइंट आउट कर दी। चलिए देखते हैं। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध का नवाब कौन था?
जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा रहा था उस समय अवध का नवाब कौन था? तो अवध का नवाब था उसमें कौन? वाजिद अली। और ये जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा रहा था, ठीक है, तो कौन से टाइम पीरियड में था? 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वोट देने का अधिकार कौन सा है? वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 326 के तहत, अनुच्छेद 26 के तहत वोट देने का अधिकार सभी भारतीय को है, ठीक है। अब एक और चीज है, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है बार बार, जो कि आपको याद रखना। उम्र है, आयु जो 21 वर्ष से घटा करके, पहले वोट देने का अधिकार कितना था? 21 वर्ष, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ये बात याद रखेंगे, 61वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, क्या कर दिया गया था? 21 वर्ष से घटाकर उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। ये हुआ कब था? 1988 में, ठीक है, 1988 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन सा है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग सिलचर है। इसी तरह पश्चिमी भाग कौन सा है? तो ये पूर्वोत्तर भाग को आप सिलचर देख लिए। तो पश्चिम भाग बोले तो पश्चिमी भाग कौन सा है? तो पोरबंदर, गुजरात का पोरबंदर, ये पश्चिमी भाग है, ठीक है। इसी तरह बोला जाता है उत्तर दक्षिण गलियारा में, उत्तर दक्षिण गलियारा में उत्तर में उत्तरी भाग कौन सा है? तो उत्तर में श्रीनगर है, याद रखें। उत्तर दक्षिण गलियारा में उत्तरी भाग कौन सा है? श्रीनगर। और दक्षिण में कौन सा है? तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ये जगह का नाम आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेट्रायट क्या है? डेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये डेट्रायट है कहाँ पे? तो यूएसए में है। कहाँ पे? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अब किस प्रांत में है? तो मिशिगन प्रांत में, याद रखना है, मिशिगन प्रांत में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। रंगराजन कमेटी, रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? तो 2005 में गठित की गई थी। बहुत सारी क्या बोलते कमेटी है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको उनको याद रखना है। जैसे ये तो आपको रंगराजन समिति पता चल गई, कमेटी 2005 में गठित। तो इसी तरीके से कुछ कुछ कमेटी है जो आपको, कमेटी आयोग है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक बार पूछ लेता है कभी कभी सरकारी आयोग, सरकारी आयोग, ठीक है। सरकारी आयोग का गठन मतलब सरकारी आयोग को सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा केंद्र राज्य से संबंधित है, केंद्र राज्य से संबंधित है। इसी तरह हंटर आयोग पूछ लेता है। यह हंटर आयोग ब्रिटिश जमाने का है, ब्रिटिश शिक्षा को लेकर के ये आया था। क्वेश्चन पूछता है, जो आज का है दिमाग में आते जा रहा है हम आपको बताते। इसी तरह एक फजल अली को लेकर पूछता है, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग क्या कमेटी, ये क्या चीज के खिलाफ? भाषा के आधार पे, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन। किस पे? भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है, फजल अली आयोग। और कौन कौन से हैं? एक दो और का नाम जान लीजिए। नरसिम्हन समिति का नाम सुनेंगे, नरसिम्हन समिति, ठीक है। ये किस चीज को ले? बैंकिंग सुधार को लेकर के, बैंकिंग सुधार को लेकर के कौन सा नरसिम्हन समिति है। के कस्तूरी रंगन समिति, ये अभी हाल फिलहाल काफी चर्चा में रहा है। के कस्तूरी रंगन समिति, आप लोगों में जब भी सुने होंगे, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, शिक्षा नीति आई है कब? 2020 में, ठीक है। ये के कस्तूरी रंगन शिक्षा समिति के तहत आया था, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है 1919-1920 ईस्वी में दरभंगा किसान आंदोलन, याद रखिएगा। दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। जैसे उत्पादक कहने का मतलब क्या होगा? जो उत्पादन करता है। जैसे वृक्ष हो गया, ठीक है, या वृक्ष से जुड़े हुए झाड़ी हो गए बहुत सारे, इनको कौन खाता है? कीट पतंग खाता है, कीट खाती है। कीट को कौन सा खा जाता है? उससे बड़ा जीव जैसे क्या बोलते हैं, मेढक खा लेता है, ठीक है। मेढक को सांप खा लेता है, सांप को पक्षी खा लेता है, पक्षी को कोई और चीज खा लेता है। तो खाद्य श्रृंखला है, ठीक है। इसी को उत्पादक और खाने के क्रम को क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिकता क्या बोल रहा है? अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है?
तो अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीन बोला जाता है उसको। नेक्स्ट है डीऑक्सीजनिक रुधिर। डीऑक्सीजनिक रुधिर शरीर से किस में आता है? तो शरीर से किस में? दायां निलय में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टिक्का रोग। कौन सा रोग है? टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। जो मूंगफली के फल होते हैं ना, वृक्ष होते हैं, या एक तरीके से बोले फसल, उसमें टिक्का रोग पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राइबेसिक एसिड। क्या है? ट्राइबेसिक एसिड कैसा अम्ल है? तो ये एक फास्फोरिक अम्ल है। कौन सा? ट्राइबेसिक एसिड। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा है? एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल किसको बोलते हैं? विटामिन सी को बोलते हैं। इसी तरह बहुत सारा विटामिन है जो आपको पता होना चाहिए। विटामिन ए का नाम क्या है? तो रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, ये तो आपको पता होगा ही। विटामिन B1 का नाम थायमीन, आपको याद होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। विटामिन डी का नाम तो आपको कैल्सीफेरॉल, ये विटामिन डी का नाम है। ठीक है, विटामिन ई का नाम, विटामिन ई का भी नाम आपको पता कर लो। विटामिन ई का नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल। ठीक है, याद रखिए। और विटामिन के का नाम, फाइलोक्विनोन। एक सेकंड, फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये जितने विटामिन का नाम जरूर याद रखिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बार बार। हर एग्जाम्स में एक ना एक विटामिन के बारे में आपको नाम पूछ ही लेगा, या उनसे जुड़ा हुआ उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये जरूर याद रखिए, एक तो नंबर यहाँ से आपको कंफर्म आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? धातु जब अम्ल से प्रतिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम का क्या कार्य आता है पौधे में? कि जल संवहन का कार्य करते हैं। जाइलम पौधे के विभिन्न भागों में जल पहुंचाने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साबुन का सह उत्पाद क्या है? तो साबुन का सह उत्पाद क्या है? ग्लिसरॉल है। नेक्स्ट है गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बर्फ पिघलेगा भी तो आयतन क्या रहेगा? सेम टू सेम रहेगा, वही रहेगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? अधिक होगा। एक तो याद रखिए, पलायन वेग का मान पूछ लेता है कभी कभी। पृथ्वी से जब बाहर फेंकना हो तो पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पलायन वेग का। तो ये बात याद रखना आपको। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18 कैरेट सोने में, 18 कैरेट का जो सोना होता है उसमें सोने का प्रतिशत कितना होता है? गोल्ड का प्रतिशत 75% होता है, और 25% क्या होता है? मिक्स धातु मिलाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, 24 कैरेट गोल्ड का बात करेगा तब, 24 कैरेट गोल्ड की बात होगी जब, उसमें 100% सोना होता है। ठीक है, और ये चीज एक कभी पूछा था 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसमें कितना होता है? 91.67% गोल्ड होता है, लगभग 92% के आसपास मानिए इसमें गोल्ड होता है 22 कैरेट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो गैल्वेनीकरण में कौन सी? जिंक धातु का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो कुत्ता को सबसे पहले भेजा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जास्कर हिमालय। कौन सा हिमालय? जास्कर हिमालय। जास्कर हिमालय किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो जास्कर हिमालय ट्रांस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए हिमालय को वैसे भी आपको पता होगा विभिन्न भागों में बांटा गया है, आपको जानते हैं। एक तो ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, दूसरा कौन सा हिमालय होता है? बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय के बाद कौन सा? मध्य हिमालय। ठीक है, और एक और हिमालय था शिवालिक हिमालय। यदि सबसे बाहरी हिमालय की बात करेगा, ये सबसे बाहरी हिमालय होता है कौन सा? शिवालिक हिमालय। समझे? ये मैदानी भाग जो है ना, मैदानी भाग स्टार्ट हो जाता है यहाँ से शिवालिक हिमालय में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। ये तो आपको पता चल गया, जास्कर हिमालय, ट्रांस हिमालय। जास्कर के अलावा कौन कौन सा आता है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लद्दाख हिमालय भी जो है ना, ये लद्दाख,
लद्दाख हिमालय भी जो है कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। एक होता है काराकोरम, कौन सा काराकोरम, काराकोरम हिमालय भी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन में पूछता है ये बात याद रखिएगा, जास्कर हिमालय, लद्दाख हिमालय और काराकोरम हिमालय ये तीनों के तीनों आते कौन ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब मान लो बृहद हिमालय के बारे में, बृहद हिमालय के अंतर्गत कौन था, एवरेस्ट का नाम सुने होंगे आप लोग, एवरेस्ट, एवरेस्ट जो है ना बृहद हिमालय के अंतर्गत। कंचनजंगा का नाम सुने होंगे, कंचनजंगा, कंचनजंगा बृहद हिमालय के अंतर्गत। मकालू का नाम सुने होंगे, मकालू बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, धौलावीरा, अन्नपूर्णा ये सब के सब बृहद हिमालय का। तो ये याद रखिए जरूर, जास्कर के बारे में तो जरूर याद रखिए, जास्कर हिमालय, लद्दाख हिमालय और काराकोरम हिमालय ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। बार बार क्वेश्चन में पूछ लेता है, कभी जास्कर पूछ लेगा, कभी लद्दाख पूछ लेगा, कभी काराकोरम पूछ लेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं, गर्भ में पल रहे बच्चे, गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो हेपेटाइटिस बी को उन्मूलन का लक्ष्य रखा कब तक, 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज, क्या बोल रहा है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज का पारित किया गया था कब, लाहौर में। ये हुआ का था सेशन, कांग्रेस का सेशन आईएनसी का 1929 में ये सेशन हुआ था और जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अपने लोग, हैवलॉक द्वीप क्या है, हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया। अभी बहुत सारे द्वीप के नाम है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बार बार परिवर्तन किए गए हैं, तो उनका नाम आपको याद रखना है। हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के क्या रखा गया, स्वराज द्वीप है। ठीक है, और दो द्वीप में कौन सा, रॉस द्वीप, रॉस द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। एक है नील द्वीप, नील द्वीप का नाम क्या बदल कर रख दिया गया, तो शहीद द्वीप। नील द्वीप को क्या बोला जाता है, शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अब नेक्स्ट है, पौधों में, पौधों में कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है। तो पौधों में कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है, तो एब्सिसिकम जो है ना वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, एब्सिसिकम वृद्धि हार्मोन है। तो मानव वृद्धि हार्मोन क्वेश्चन में पूछता है कभी कभी, मानव का वृद्धि हार्मोन मानव का ये कहाँ से स्रावित होता है, तो ये याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। ठीक है, मानव वृद्धि हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिडबी का पूरा नाम क्या है, तो सिडबी का पूरा नाम क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सिडबी। अब सिडबी की स्थापना कब हुई है, तो सिडबी की स्थापना हुई थी कब, 1990 में। ठीक है, 1990 में इसकी स्थापना हुई। अभी इसके अध्यक्ष कौन है सिडबी के, अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं सिडबी के कौन, मनोज मित्तल, मनोज मित्तल। ठीक है, ये आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह सभा, सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये पंजाब में की गई थी। ठीक है, याद रखना सिंह सभा 2 बार हुई थी। ठीक है, तो सिंह सभा को लेकर के क्वेश्चन 2 बार पूछा जाता है। एक हुआ 1873 ईस्वी में, 1873 में। ठीक है, दूसरा हुआ था 1879 ईस्वी में सिंह सभा। ठीक है, एक हुआ था 1873 वाली अमृतसर में, और 1879 वाली हुई थी लाहौर में। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वज्र प्रहार कौन क्या बोल रहा है, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है, तो भारत और यूएसए के बीच में होता है वज्र प्रहार। अब कौन को और से बहुत सारे युद्ध अभ्यास है जो एग्जाम से बार बार पूछे थे, जैसे भारत और फ्रांस के बीच में, फ्रांस के साथ हमारा भारत देश के साथ कौन सा होता है, वरुण, वरुण और गरुड़, ये 2 अभ्यास जो है ना फ्रांस के साथ होता है। ठीक है, ये बात है। मंगोलिया के साथ कौन कौन सा अभ्यास होता है, मंगोलिया देश के साथ, मंगोलिया देश के साथ भारत का कौन कौन सा अभ्यास होता है, तो नोमैडिक एलिफेंट, याद रखिएगा नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, ये मंगोलिया के साथ भारत का सैन्य अभ्यास होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, जापान के साथ भारत का कौन सा अभ्यास होता है, तो जापान के साथ धर्म गार्जियन होता है, धर्म गार्जियन। ठीक है, ये जापान के साथ होता है। इंडोनेशिया के साथ कौन सा अभ्यास होता है, इंडोनेशिया,
इंडोनेशिया के साथ होता है कौन सा, गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति। देखिए गरुड़ एक जो होता है ना, गरुड़ वो फ्रांस के साथ भी होता है, लेकिन इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति होता है, याद रखिए इसमें शक्ति जुड़ा हुआ है। तो इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति होता है, केवल गरुड़ पूछेगा तब फ्रांस के साथ बताना है, ठीक है। इसी तरह थाईलैंड के साथ पूछ लेगा, थाईलैंड के साथ भारत का कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो मैत्री, कौन सा, मैत्री, याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से श्रीलंका के साथ पूछ लेगा, श्रीलंका के साथ कौन सा होता है, तो मित्र शक्ति, याद रख लेना, कौन सा, मित्र शक्ति होता है श्रीलंका के साथ सैन्य अभ्यास, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेल्वास, सेल्वास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। बहुत सारे घास के मैदान है जो एग्जाम से बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे सवाना, सवाना घास के मैदान ये कहाँ पे, तो पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, कहाँ पे, पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है सवाना, ठीक है। इसी तरह पंपास, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो पंपास ये कहाँ पे, साउथ अमेरिका में, ये भी साउथ अमेरिका में। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा प्रेयरी, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, ये बात याद रखना है। प्रेयरी, वेल्ड एक क्वेश्चन आता है, वेल्ड, वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं ये, तो ये याद रखना, वेल्ड याद रखना है कहाँ पे, ये अफ्रीका में, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा स्टेपी, स्टेपी घास के मैदान यूरोप और एशिया में, ठीक है, ये याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा जाता पुस्ताज, पुस्ताज जो है ना, ये घास के मैदान कहाँ पाया जाता है, तो ये हंगरी में पाया जाता है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। वेल्ड, हाँ वेल्ड अफ्रीका में। एक पूछा जाता है आज डाउन्स, डाउन्स ये कहाँ पे, ये डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है घास का मैदान। ये घास के मैदान जरूर याद रखिए, जो आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये थे पूरे घास के मैदान, ठीक है। तो ये थे आज के पूरे प्रश्नों का संग्रह। आई होप ये आपको प्रश्नों का विस्तार से सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।